नमस्कार सभी को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। हम सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं कि आखिर लोकतंत्र जो शब्द है अपने आप में वो शाब्दिक अर्थ क्या है उसका और वो कहाँ से आया है। तो जो डेमोक्रेसी शब्द है यानी इसका अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी, उसका यदि हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो हम उसे लोकतंत्र कहते हैं या यूँ कहें कि जनतंत्र या प्रजातंत्र। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी जो एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका पहला शब्द है डेमोस और दूसरा है क्रेटिया। इन दोनों से मिलाकर के अंग्रेजी का शब्द डेमोक्रेसी बना है। डेमोस का जो मूल अर्थ है वो है भीड़, लेकिन आधुनिक काल में इसका जो अर्थ है वो जनता से ले लिया जाता है। तो इस तरीके से डेमोस का अर्थ हुआ जनता और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति, यानी जनता की शक्ति। इस तरीके से हम इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है यूनानी, उसका जो अर्थ निकलता है वो हुई जनता की शक्ति। इस शब्दार्थ के अनुसार शासन की एक प्रणाली के रूप में डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन या शासन तंत्र। यह बात महत्वपूर्ण है कि आधुनिक युग में लोकतांत्रिक शासन उस बुद्धिवादी आंदोलन की देन है जो कि सामान्यतः पश्चिमी यूरोप में 16वीं सदी में हम देखें तो जो पुनर्जागरण आंदोलन हुआ और धर्म सुधार आंदोलन इसकी पृष्ठभूमि में शुरू हुआ। सबसे पहले 1688 में इंग्लैंड में जो गोरखपुरम क्रांति हुई थी उसने आधुनिक लोकतांत्रिक शासन और व्यवस्था की शुरुआत की, और उसके बाद अमेरिका के अंदर होने वाली लोकतांत्रिक क्रांति 1776 और इसके बाद फ्रांस की लोकतांत्रिक क्रांति जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति भी कहते हैं 1789। इन्होंने सही मायने में इस जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है या लोकतांत्रिक जो बात है, लोकतंत्र की बात, उसको कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित किया। ये महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त जो तीन तरह की लोकतांत्रिक क्रांतियाँ ये मूलतः उदारवादी लोकतंत्र की शुरुआत से संबंधित हैं, और लोकतंत्र का ये जो उदारवादी रूप है इसे ही वास्तव में आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा यूँ कहें कि ये प्रचलित है। एक अवधारणा के रूप में अगर हम बात करें तो आधुनिक जो उदारवादी लोकतंत्र है उसका एक अपने आप में एक विशिष्ट अर्थ है। जैसे कि यदि हम उदारवादी लोकतंत्र की या लोकतंत्र के एक उदारवादी स्वरूप की बात करें जो कि सामान्यतः सर्वाधिक प्रचलित है, तो उसमें कुछ बातें देख सकते हैं। जैसे कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें निर्णय लेने की एक विधि है, या यूँ कहें कि यह निर्णय लेने के एक सिद्धांतों का अपने आप में समूह है, जहाँ पर निर्णय लेने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। सामान्यतः सीधे ही निर्णय नहीं ले लिए जाते, बल्कि उस प्रक्रिया को फॉलो करके ही हम उस सत्ता और निर्णय तक पहुँचते हैं। आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल एक शासन का रूप नहीं मान सकते, इसलिए लोकतंत्र के अनेक अर्थ अलग अलग विद्वान लेते हैं। तो लोकतंत्र के जो अलग अलग अर्थ राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा लिए गए वो अपने आप में व्यापक है। यदि हम सीधे ही कह दें कि लोकतंत्र क्या है और एक लाइन में कहें कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, तो ये एक परिभाषा के रूप में सही है, लेकिन समझने के लिए, लोकतंत्र को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देखना होगा। वो ये है कि केवल ये कह देना कि कोई शासन व्यवस्था लोकतंत्र है या नहीं, और ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर उसको देख लेना कि हाँ ये देश या शासन व्यवस्था लोकतंत्र है, इतना सिर्फ ये कहने के लिए तो पर्याप्त है। लेकिन वो वास्तव में डेमोक्रेटिक सिस्टम है या नहीं है, इसके लिए उसके अलग अलग आयामों को हमें देखना पड़ता है। और आधुनिक काल में लोकतंत्र के जो प्रमुख रूप हैं या उनसे संबंधित अवधारणाएं जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि ये देखने के लिए कि किसी व्यवस्था में लोकतंत्र की स्थापित है या नहीं है, हमें देखना होगा कि क्या राजनीतिक तौर पर लोकतंत्र है, कि समाज के स्तर पर लोकतंत्र है, क्या आर्थिक दृष्टि से लोकतंत्र है, क्या नैतिक दृष्टि से लोकतंत्र है। तो इन सभी आधारों पर खरा उतरने के बाद किसी शासन व्यवस्था को हम वास्तविक रूप से
लोकतंत्र के दायरे में रख सकते हैं। केवल सतही तौर पर या कह देने मात्र से कोई व्यवस्था लोकतंत्रात्मक नहीं होती। अब कहने को ब्रिटिश शासन व्यवस्था को ये कह दिया जाता है कि वो एक राजतंत्र है, जबकि वहाँ जो है धरातल पर या वास्तविक तौर पर या व्यवहारिक तौर पर वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो सिर्फ कहने मात्र से कोई व्यवस्था राजतंत्र या लोकतंत्र नहीं बनती। ये देखना होता है कि आखिर धरातल पर वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं विद्यमान है। तो आइए देखते हैं कि लोकतंत्र के ये जो अलग अलग रूप कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि राजनीतिक लोकतंत्र क्या है, तो राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में जो है व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी कहा जाता था, और आधुनिक युग के अंदर इसको उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। आधुनिक युग के अंदर राजनीतिक लोकतंत्र की जो उत्पत्ति है वो सामान्यतः पश्चिमी देशों से हुई है। इस कॉन्सेप्ट की बात कि राजनीतिक तौर पर लोकतंत्र, ये पश्चिमी देशों में इस बात की शुरुआत मानी जाती है, या इस तरह की बात का होना। इसलिए कभी कभी इसको हम पश्चिमी लोकतंत्र यानी राजनीतिक लोकतंत्र को पश्चिमी लोकतंत्र भी बोल देते हैं, लेकिन मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है, क्योंकि इसका संबंध पूंजीवादी देशों या पश्चिमी देशों से रहा है। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक राज्य से है, और लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा ये मानती है कि प्रभुसत्ता का निवास जनता में है, इसलिए जनता को सरकार के निर्माण में और नियंत्रण में और उसको पदमुक्त करने में पूर्ण रूप से या अंतिम रूप से शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ राजनीतिक जो लोकतंत्र है उसको अलग अलग शासन व्यवस्थाओं के आधार पर अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। कोई इसे राजनीतिक लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र कहता है, कोई पश्चिमी लोकतंत्र कहता है, कोई पूंजीवादी लोकतंत्र कहता है, कोई लोकतांत्रिक राज्य कहता है। इस तरीके से यदि हम वास्तविक रूप से समझें कि राजनीतिक लोकतंत्र क्या है, तो सामान्य शब्दों में राजनीतिक लोकतंत्र से अर्थ है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां लोगों को सामान्यतः राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, उस व्यवस्था का अंग वो बन सके, ऐसी व्यवस्थाएं उनके लिए मौजूद हों, और निर्णय निर्माण प्रक्रिया में अंतिम रूप से जो शक्ति है और वास्तविक रूप से जो शक्ति है वो जनता में विद्यमान होनी चाहिए। तब तो राजनीतिक लोकतंत्र है अथवा नहीं है। इसी तरह लोकतंत्र का जो दूसरा रूप है वो है सामाजिक लोकतंत्र। तो समाज के एक प्रकार के रूप में हम लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र या सोशल डेमोक्रेसी कहा जाता है। और सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख जो लक्षण है वो है सामाजिक स्तर पर समता की भावना, या हम यूँ कहें संक्षेप में कि सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समाज में जो है वो जो कुछ विद्यमान है, यानी जैसे कि नस्ल है, रंग है, जाति है, धर्म है, भाषा है, लैंगिक तौर पर, धन संपदा या आर्थिक तौर पर, जन्म स्थान के तौर पर व्यक्तियों के बीच में किसी भी तरीके का भेदभाव न किया जाना। यदि ऐसी स्थिति है तो सामाजिक तौर पर वहाँ लोकतंत्र है, और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान माना जाना, किसी तरह का भेद न किया जाना। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी समाज में इतनी समानता है तो उस सोसाइटी को हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी कह सकते हैं। ये बात उल्लेखनीय है कि विश्व के अनेक ऐसे देश हैं जहाँ पे राजनीतिक लोकतंत्र तो लंबे समय से प्रचलित है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर लोकतंत्र का होना अलग बात है, लेकिन ऐसे देश मौजूद हैं जहाँ राजनीतिक लोकतंत्र नजर आता है लेकिन सामाजिक लोकतंत्र की पूर्ण स्थापना अभी नहीं हुई है। तो क्या ऐसे देशों को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे? केवल लोकतंत्र का एक रूप नजर आना उस शासन व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक नहीं बना देता। इसी बात को समझने के लिए हम लोकतंत्र के अलग अलग रूपों की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः विश्व के बहुत से देशों में इस तरह की स्थितियां देखी गई हैं। हम बात करें कि वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों के सबसे बड़े हिमायती संयुक्त राज्य अमेरिका के अगर सामाजिक जीवन को देखें तो वहाँ निग्रो जो मूल के नागरिकों को दैनिक जीवन में सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ता था, और उसके विरोध में उन्होंने प्रमुख जो निग्रो व्यक्तियों ने है ऐसा भी हुआ कि ईसाई धर्म को त्याग करके इस्लाम धर्म को ग्रहण करना उन्होंने उचित माना। तो क्या ऐसी स्थितियों में जहाँ ऐसे पश्चिमी देश जो लोकतंत्र के हिमायती हैं, राजनीतिक तौर पर सुदृढ़ जहाँ लोकतंत्र है लेकिन सामाजिक स्तर पर लोकतंत्र नज़र नहीं आता है, ऐसा ही आधुनिक काल के अंदर भी अफ्रीका और एशिया के महाद्वीपों में स्थापित जो लोकतंत्र है उनमें बड़ी मात्रा में सामाजिक समानता का अभाव नजर आता है।
यद्यपि भारत के अंदर देखें तो संविधान द्वारा सामाजिक समानता की स्थापना की गई है, किंतु व्यवहार में यहाँ भी अगर अब देखें तो बड़ी मात्रा में अभी भी सामाजिक असमानता नजर आती है। और इसका परिणाम ये है कि राजनीतिक दलों ने भाषा, धर्म, जाति के आधार पर असमानताओं का लाभ उठाते हुए समुदायों को अपने वोट बैंक के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया है। किंतु इसके फलस्वरूप भारत में गंभीर जो सामाजिक तनाव उत्पन्न होने लगे हैं और राजनीतिक लोकतंत्र के सफल संचालन में ये बाधा उत्पन्न कर रहा है। हम राजनीतिक लोकतंत्र को लाने में सफल रहे हैं, यद्यपि सामाजिक तौर पर भी लोकतंत्र की स्थापना पहले की तुलना में अधिक है, लेकिन कहीं ना कहीं स्तरों का इसमें अंतर है। कुल मिलाकर के बात यह है कि सामाजिक लोकतंत्र की जो अवधारणा है वो मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। और इसका जो सामान्य से सा अर्थ है वो ये है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी दूसरे व्यक्ति के सुख का साधन मात्र में नहीं मानना चाहिए। अब हम लोकतंत्र का जो तीसरा रूप है उसकी चर्चा करते हैं, वो है आर्थिक लोकतंत्र। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को हम आर्थिक लोकतंत्र कह सकते हैं। वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का जो विचार है वो मार्क्सवादियों और समाजवादियों ने प्रस्तुत किया है। 18वीं और 19वीं सदी के अंदर व्यवहारवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा पहले की थी, जो कि मार्क्सवादी और समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से सर्वथा भिन्न भी है और विपरीत भी है। अगर लोकतंत्र की दृष्टि से हम सामान्य शब्दों में अगर चर्चा करें तो आर्थिक लोकतंत्र से तात्पर्य है कि कम से कम एक व्यक्ति को इतना आर्थिक सक्षम होना चाहिए कि वह सामान्य संसाधनों तक उसकी पहुंच हो, कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई व्यक्ति अशिक्षित ना हो और आर्थिक संसाधनों में वो न्यूनतम की प्राप्ति अपने जीवन यापन के लिए कर पाए। यदि इतना है तो हम उसको जो है सामान्यतः आर्थिक लोकतंत्र कह सकते हैं। यद्यपि इसका कोई अंतिम छोर नहीं है, लेकिन आर्थिक संसाधनों के अंदर कम से कम वह न्यूनतम की प्राप्ति कर रहा है अगर प्रत्येक व्यक्ति, तो हम इसको आर्थिक लोकतंत्र की श्रेणी में रख सकते हैं। यहाँ व्यक्तिवादी इसका थोड़ा अलग अर्थ निकालते हैं, मार्क्सवादी उसका अलग अर्थ निकालते हैं और उदारवादी जो हैं वो उसका अलग अर्थ निकालते हैं। ये इसकी एक व्यापक चर्चा है आर्थिक लोकतंत्र की। जैसे हम देखें कि उदारवादी किस रूप में इसे देखते हैं, तो उदारवादियों के अनुसार जो आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ है वो आर्थिक क्षेत्र के अंदर है लोक कल्याणकारी सिद्धांत की पालना करना। राज्य को तीव्र आर्थिक विषमता को यथासंभव सीमित करना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं, और निर्धन वर्ग को रोजगार की गारंटी देनी चाहिए, उनका जीवन स्तर को उठाने के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जानी चाहिए। इन विचारों के कारण वर्तमान काल में उदारवादियों को लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का समर्थक माना जाता है। तो ऐसा मानना है उदारवादियों का। आर्थिक लोकतंत्र के बारे में जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसके समर्थकों के विचार भी जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थकों के लगभग मिलते जुलते हैं। तो यहाँ जो मोटा मोटी बात है वो ये है कि आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है कम से कम आर्थिक संसाधनों की न्यूनतम की प्राप्ति होना। इस दृष्टि से इसका जो व्यापक चर्चा है वो हम इसका जो स्पेशल टॉपिक लेंगे आर्थिक लोकतंत्र का तब करेंगे, लेकिन यहाँ व्यक्तिवादी, मार्क्सवादी और उदारवादी ये अलग अलग विचार रखते हैं आर्थिक लोकतंत्र के बारे में। हमारा जो अगला रूप है लोकतंत्र का वो है एक नैतिक लोकतंत्र। जैसे सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, वैसे ही नैतिक लोकतंत्र। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है, जिसके कारण इसके इस रूप की तरफ हमारी नजर जाती है। लोकतंत्र के प्रति नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र जो है वो समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का एक व्यवहारिक रूप है, जिसमें मानव मूल्यों को समाज और शासन का मूल आधार माना जाता है। यद्यपि नैतिक लोकतंत्र यह शब्द कम सुनने के लिए हमें मिलता है। नैतिक लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है वो है व्यक्ति की गरिमा का या उसके सम्मान का सिद्धांत, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में सम्माननीय है, आदरणीय है और पवित्र है, फिर चाहे उसका धर्म, नस्ल, जाति, भाषा, उसका राष्ट्र कुछ भी हो। नैतिक लोकतंत्र समाज के अंदर मौजूद अत्यधिक निर्धन, अशिक्षित और अपेक्षित जो व्यक्ति हैं उनके व्यक्तित्व को भी उतना ही महत्वपूर्ण
और सम्माननीय मानता है जितना कि कोई धनवान व्यक्ति हो सकता है, कोई शिक्षित व्यक्ति हो सकता है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। ये व्यक्ति को व्यक्ति मानने का पक्षधर है। और जब व्यक्ति चाहे किसी भी स्थान का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो और किसी भी राष्ट्र का रहने वाला हो, व्यक्ति के तौर पर वह व्यक्ति है और सम्मान का समान रूप से वह पात्र है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लोकतंत्र अपने आप में एक ऐसी धारणा है जिसके अलग अलग पहलू हैं। यदि कुछ विद्वानों के लिए मात्र जो है शासन प्रणाली है, तो अन्यों के लिए जो है ये राज्य है, किसी के लिए समाज है, किसी के लिए अर्थशास्त्र है, किसी के लिए नैतिकता से जुड़ी धारणा है। लेकिन हमें लोकतंत्र को यदि वास्तविक अर्थों में समझना अगर हम चाहें या हमें समझना है, तो ये ज़रूरी है कि उसे हम अलग अलग करके, अलग अलग भागों में विभाजित करके न देखें, बल्कि एक व्यापक धारणा या विस्तृत धारणा के रूप में उसको स्वीकार करें और उसके इन विभिन्न पहलुओं के साथ उसका अध्ययन करें, यदि हमें वास्तविक तौर पर उस लोकतंत्र को समझना है। यदि हम इन चारों पक्षों को, लोकतंत्र के जो कि चार पहलू हैं, जब हम इन चारों पहलुओं को कंबाइंड रूप से देखते हैं, तो ही हम लोकतंत्र को उसके संपूर्ण अर्थ में और संपूर्ण अवधारणा को अपने अधिकतम स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं। आंशिक तौर पर उसको समझने का प्रयास करना गलत है। इसीलिए हमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जब नज़र डालें, तो केवल इस आधार पर किसी व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक घोषित न कर दें कि वहाँ बहुत ज़्यादा समृद्धि है, लोगों की जो सकल आय है वो सर्वाधिक है। तो ये केवल एक आधार हो सकता है